Hey champs, if you're feeling unprepared for exams, then nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app from Android Play Store, where you can find all our courses for all the 3 subjects with full syllabus coverage. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. Hello champs, I hope you all are doing great. आप में से बहुत चैम्प्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अकाउंटेंसी में से कुछ थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करूं, एंड राइटली सो, बिकॉज द होल ईयर हम न्यूमेरिकल तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू थ्योरी इट टेक्स अ बैक सीट, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. एंड देन टूवर्ड्स द एंड व्हेन एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं, उस समय हमें समझ में आता है कि अच्छा थ्योरी भी करनी है. सो अभी इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3 as your vivas practicals are approaching. That's why I have started with book 3. This is not the only video that you're going to get. अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी थ्योरी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, एंड यू विल गेट मैनी मोर वीडियोस फॉर थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंटेंसी. सो स्टार्ट करते हैं. ओके. X Limited has debt equity ratio of 3:1. According to management, it should be maintained at 1:1. What are the choices? Champs, आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर मैंने ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट रेशोज़ जो भी हैं उससे रिलेटेड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, एंड सम ऑफ द पार्ट्स आर एक्सट्रीमली यूज़फुल, हेल्पफुल, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें. आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. तो यहाँ पे हमें डेट इक्विटी रेशो जैसे कम करनी है. आपको पता है डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला ऑफ कोर्स डेट अपॉन इक्विटी. न्यूमेरिकली ये रेशो कम कैसे हो सकती है? अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दूँ, या न्यूमरेटर कम कर दूँ, या दोनों कर दूँ. राइट, आई थिंक ये समझना ईजी है. सो ऑप्शंस क्या है? इंक्रीज इक्विटी, यस, उससे आपकी रेशो कम हो जाएगी, क्योंकि 3:1 से 1:1 करनी है. रिड्यूस डेट, यस, उससे भी रेशो कम हो जाएगी. बोथ इंक्रीज इक्विटी एंड रिड्यूस डेट, अगर दोनों साथ में कर दें तो यस, अगेन रेशो कम हो जाएगी. ऑल ऑफ दीज, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं तो रेशो कम हो जाएगी. राइट चैम्प्स? सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ओके. X Limited has a debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio is trade receivables turnover ratio. 3 times है. Its management is interested in maintaining this ratio at 4 times. यानी कि आपको रेशो इंक्रीज करनी है. Now what is the formula for trade receivables turnover ratio? Credit sales या credit RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये टाइम्स में कैलकुलेट होती है. तो हमें क्या करना पड़ेगा रेशो बढ़ाने के लिए? व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? टू इंक्रीज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यस, ये सही लग रहा है बिकॉज इससे रेशो बढ़ जाएगी. टू रिड्यूस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर आप क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम करेंगे तो एवरेज कम हो जाएगी. अगेन डिनोमिनेटर अगर कम हो जाएगा तो जो फाइनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. नॉर्मल मैथमेटिक्स, यस, ये भी ठीक लग रहा है. टू इंक्रीज क्रेडिट परचेजेस. चैम्प्स देखिए, इस रेशो में क्रेडिट परचेजेस का तो कोई रोल नहीं है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो. ट्रेड रिसीवेबल्स का जन्म ही क्रेडिट सेल्स की वजह से होता है. क्रेडिट परचेजेस का इसमें कोई रोल नहीं है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो 1 and 2 are correct. So only 1 and 2 are correct. C is the right option. Okay champs, next question is quite interesting. Buyback of shares is an extraordinary item for. अगर वो आपसे वाइवा में पूछते कि extraordinary items क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे transactions that do not take place in the ordinary course of business. They do not take place frequently or recur, जो कभी कभार होती हैं. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड भी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड भी. तो आप तीनों का एक एक एग्जाम्पल लर्न करके जाएंगे. आई शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो कि कहाँ मिलेगा. पहले ये देख लेते हैं. बायबैक ऑफ शेयर्स. बायबैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसका ऑपोजिट होता है बाइंग बैक ऑफ शेयर्स. अब मैं अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं, कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीद के उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है. मान लीजिए कंपनी को लगता है कि मार्केट में उसके शेयर्स कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं,
तो उससे प्रॉब्लम क्या है? जैसे चैम्स आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप खुद सोचें, अगर ये शेयर्स का नंबर ज़्यादा होगा तो EPS कम हो जाएगी ना। तो मान लीजिए कंपनी को लगता है कि हमारी EPS कम है बिकॉज मार्केट में हमारे शेयर्स कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। वी वांट कि मार्केट में हमारे शेयर्स कम हो जाएं, तो कंपनी कैन बाय बैक द शेयर्स एंड डिस्ट्रॉय देम, राइट। बट ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है क्योंकि ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता है। ओके अब आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आंसर है फाइनेंसिंग। वाई? बिकॉज इशू ऑफ शेयर्स जब आप करते हो फंड्स रेज करने के लिए, ये उसका ऑपोजिट हुआ ना, बट दोनों रिलेटेड है। आप शेयर्स इशू करके पैसा उठाते हो, फिर उन शेयर्स को आप बाय बैक करके ख़त्म करते हो, दोनों बातें रिलेटेड हैं। तो ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इशू ऑफ शेयर्स भी फाइनेंसिंग होता है, बाय बैक ऑफ शेयर्स भी फाइनेंसिंग होता है, बट इशू ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम नहीं होती है, बाय बैक ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होती है। आई होप यू गेट दिस। सो चैम्प्स लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे आपको देखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स का एग्जाम्पल मिल जाएगा फ्रॉम ऑल द 3 एक्टिविटीज़। तो extraordinary items are incomes and expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary business activities of the enterprise and therefore are not expected to recur frequently or regularly, right? Operating activities में compensation paid to employees under voluntary retirement scheme। चाम्स आपको पता है voluntary retirement scheme क्या होती है? कि कोई अपनी रिटायरमेंट डेट से पहले अगर एम्प्लॉई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो इसका भी प्रोविज़न होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसके लिए हम उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई को जैसे सैलरी देते हैं तो वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बट ये रोज़ रोज़ नहीं होती। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। देन इन्वेस्टिंग में देखो, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया और हमारा कोई फिक्स्ड एसेट डैमेज हो गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है बिकॉज आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, अभी हमने इसका भी एग्जाम्पल देखा था, राइट। चलो आगे देखते हैं। Voluntary retirement compensation paid to employees is an example of extraordinary item for operating activities. Which of the following transactions will result into flow of cash? Champs आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हमें flow of cash बताना है, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो, तो हमें देखना होता है कि अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ही कुछ कंपोनेंट्स के बीच में चेंज हो रहा है तो वो फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है, तो ये तो बस एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, इसको हम नो फ्लो कहते हैं। ये कोई फ्लो नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इफ देयर इज मूवमेंट बिटवीन आइटम्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देन देयर इज नो फ्लो। जैसे डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू बैंक, ये कोई फ्लो नहीं है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ये भी कोई फ्लो नहीं है। सेल ऑफ मशीनरी एट अ लॉस, यस देर इज अ फ्लो ऑफ कैश। आप बताइए इनफ्लो या आउटफ्लो? ऑफकोर्स इनफ्लो, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। कन्वर्टेड डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी कोई फ्लो नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस, ओके। When is interest received considered as financing activity? Champs, ये मैंने community टैब पे भी पूछा था क्वेश्चन एंड दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मली अगर देखें नॉर्मल कंपनी के लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। बट ये कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स। चैम्प्स, ये मैंने अभी जो सब हेड और मेजर हेड वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था
कि कॉल सिनेरियोस जैसे हमें शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, मान लीजिए शेयर होल्डर ने हमें जून में पैसे देने थे बट वो जाके सितंबर में पैसे दे रहा है, तो जून से सितंबर के लिए हम उससे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, जो कि अगर डिफाइन नहीं होता तो 10% पर एनम होता है, जो कि आपका एक थियोरी क्वेश्चन भी है, पर इसकी जर्नल एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है शेयर्स चैप्टर में। फिर से सुनिए, सो अगर शेयर होल्डर ने मुझे लेट पैसे दिए तो मैं उससे चार्ज करूंगी इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज कॉल्स इन एरियर्स इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। जब आप फंड्स रेज करते हो शेयर्स इशू करके, उससे रिलेटेड ही बात है ना कॉल्स इन एरियर्स। तो अगर इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड बात भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आई होप यू गेटिंग दिस। अब चैम्प्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हेन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड कंसिडर्ड एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? व्हेन इज इट कंसिडर्ड एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी विच रिमेन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी एंटरप्राइज। ये भी मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछा था। एक ऐसी एक्टिविटी जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे वो एक फाइनेंशियल फर्म है चाहे एक नॉन फाइनेंशियल फर्म है, तो दैट इज डिविडेंड पेड या इशू ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पे करना किसी भी कंपनी के लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। चैम्प्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं कि विच एक्टिविटी इज व्हाट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और फाइनेंशियल फर्म के लिए क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए क्या होता है, तो अगर आप ये चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं। What will be the effect on current ratio if a bills payable is discharged on maturity? वैसे तो ये काफ़ी सिंपल है। देखिए, bills payable is a part of current liabilities. बिल्स पेबल को आपने पे कर दिया तो करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, और कैश पे किया तो करंट एसेट्स भी कम हो गए, ठीक है। बट यू नो चैम्प्स, व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन? बिकॉज इसका आंसर डिफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ऑलरेडी करंट रेशो कितनी है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी करंट रेशो कितनी है हैज़ नॉट बीन गिवन, बट देयर कैन बी 3 पॉसिबल सिनेरियोज। क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं? कि करंट रेशो 1:1 से ज़्यादा है, लेट्स से 2:1। अनदर सिनेरियो कुड बी कि करंट रेशो 1:1 है। अनदर सिनेरियो कुड बी कि करंट रेशो 1:1 से कम है, लेस देन 1 है, लेट्स से 0.8:1। आपको पता है सभी केसेस में आंसर डिफरेंट निकलेगा। लेट अस ट्राई। अगर 2:1 थी ओरिजिनली करंट रेशो, तो मान लीजिए 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और यहाँ पे बिल्स पेबल की भी वैसे वैल्यू नहीं दी हुई, बट कुछ भी ले लो, लेट्स से 5,000। तो अब देखो 5,000 से कैश कम हुआ, 5,000 से बिल्स पेबल कम हुआ, दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 5, 3:1 आ गया आंसर। सो द रेशो हैज़ इंक्रीज्ड पहले से। यहाँ पे देखिए, अगर 1:1 थी पहले करंट रेशो, तो लेट्स से 10,000 अपॉन 10,000, बिल्स पेबल हमने पे किया है 5,000 का, कैश कम हुआ 5,000 से, बिल्स पेबल कम हुआ 5,000 से, तो 5,000 अपॉन 5,000, अभी भी आंसर 1:1 है, यानी इस केस में नो चेंज हुआ, राइट। और यहाँ पे अगर 0.8:1 था ओरिजिनली, लेट्स से 8,000 अपॉन 10,000, तभी तो 0.8 बनेगा ना, और बिल्स पेबल वही 5,000 का मान लेते हैं, तो ये हो गया 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सो दैट इज 0.6:1। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि पहले से रेशो हैज़ डिक्लाइंड। तो आप देख रहे हो कि कैसे आंसर इज वेरिंग। तो अगर आपने ये तीनों नहीं लिखे, अगर आपने सिर्फ ये वाला लिखा, बिकॉज हम आइडियली करंट रेशो को 2:1 मानते हैं, तो भी ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ एक्चुअली कम इन योर CBSE सैम्पल पेपर फॉर द लास्ट ईयर, और CBSE ने जो आपको मार्किंग स्कीम में आंसर दिया है दैट इज दिस, कि आइडियल रेशो 2:1 होती है, तो वो मान के करें तो यही आंसर निकलेगा। बट ये तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं, और ये तीनों सिनेरियोज आपके TS गरेवाल बुक में
बताए भी हुए हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट योर आंसर लाइक दिस ऑल्सो। ओके चैम्प्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट हम पढ़ के नहीं जाते इसलिए प्रॉब्लम होती है। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वाइवा के लिए भी पढ़ के जाएं। असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी, assessing the long-term, short-term solvency of the enterprise, inter-firm comparison, then forecasting और preparing budgets। ठीक है, कोई भी 4 objectives आपको लिखने हैं। What is meant by cash equivalents? ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देंगे, proper definition लिखनी है। So what is the proper definition? Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible into a known amount of cash without a significant risk of change in value। प्रॉपर लिखना है, ठीक है, लर्न करके जाना है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड रिजल्ट्स इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देंगे। ये फाइनल डिविडेंड से अलग होता है। इसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो बीच में ही उनके साथ एक खुशी बांटना चाहते हो। सो डेक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड कि साल के बीच में आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो। सो व्हेन यू डिक्लेयर इट, व्हेन यू अनाउंस इट, तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिविडेंड पे करना होता है। तो दिस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो। इवन दो डेक्लेरेशन वर्ड लिखा है, बट एज आई एम टेलिंग यू विद इन 7 डेज आपको पे करना होता है। सो दिस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, आगे देखते हैं। फिर से इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो बताने। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश टर्म्स, वेरी केयरफुल, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको पता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होते हैं। तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में से एक कंपोनेंट कम हो रहा है और एक कंपोनेंट बढ़ रहा है। कौन सा कंपोनेंट कम हो रहा है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और कौन सा कंपोनेंट बढ़ रहा है? कैश। तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही एक कंपोनेंट बढ़ रहा है, एक कंपोनेंट कम हो रहा है, तो देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो फ्लो। सो द आंसर इज नो फ्लो। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट इज क्रेडिटर्स हैं, जैसे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स क्यों कम हो रहे होंगे? बिकॉज आपने उनको पैसे दे दिए हैं। सो दिस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। This will result in outflow of cash. Next, increase in bank overdraft. Bank overdraft आपको पता है like a short term loan from bank, वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा होगा? बिकॉज आपने बैंक से लोन ले लिया है, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली है। सो दैट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। आपके पास पैसे आए हैं, राइट चैम्प्स? ओके चैम्प्स, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स वैसे रिवाइज करवा देती हूँ विच आर इम्पॉर्टेंट। जैसे टाइप्स ऑफ एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, 4 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सटर्नल एनालिसिस, जैसे आपने चैम्प्स पता है जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कौन सा एनालिसिस किया आपने? एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि आपके पास सिर्फ जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन थी उसी को यूज़ करके आपने एनालिसिस किया है। इंटरनल एनालिसिस करती है मैनेजमेंट, ठीक है। 4 टाइप्स के एनालिसिस हैं। देन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के 2 नाम और हैं, ध्यान रखिएगा, डायनेमिक एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इसका एग्जाम्पल है ये। देन वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस के भी 2 नाम और हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस। इसका एग्जाम्पल हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, जो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हो एसपीएल और बैलेंस शीट, राइट? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस। देन अनदर क्वेश्चन कम्स की टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो टूल्स एंड टेक्निक्स तो आपके चैप्टर्स के नाम ही हो गए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके चैम्प्स, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक 3 की जो थियोरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अभी और भी वीडियोज़ आएंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।